आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मूवी द कंजरिंग के बारे में, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। और ये हॉलीवुड की एक बहुत ही बढ़िया मूवी है जो आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, 2 लड़कियां और 1 लड़का। ये लोग एड और लॉरेन को एनाबेल डॉल के बारे में बता रहे होते हैं। एड और लॉरेन इस मूवी के मुख्य कैरेक्टर्स हैं जो इन लोगों की मदद करेंगे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से बचने में। उन दोनों लड़कियों ने बताया कि एक बार एनाबेल डॉल उनके पास पड़ी थी। तब एक छोटे बच्चे की आत्मा लगभग 7-8 साल की उनसे पूछती है कि क्या वो इस डॉल के अंदर रह सकती है। उन्होंने उस आत्मा को हाँ कह दिया, लेकिन तभी एड और लॉरेन उन्हें समझाते हैं कि तुमने उस इनोसेंट बच्चे की आत्मा को नहीं, बल्कि एक शैतान को अपने घर में घुसने की इजाज़त दी थी। और लड़कियों के साथ फिर कुछ अजीब इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि रूम चेंज करने के बाद भी एनाबेल उनका पीछा नहीं छोड़ती। डॉल अपने आप नए रूम में आ जाती है। कभी उन्हें दरवाजे के बाहर मिस मी लिखा हुआ लेटर मिलता है। और एक बार तो एनाबेल डॉल उनके घर में होते हुए ना भी, तब भी वो रूम के अंदर थी। एक लड़की डिसाइड करती है कि वो डॉल को फेंक देगी, लेकिन फिर भी एनाबेल वापस उनके घर आ जाती है। तब एड और लॉरेन उसे अपने म्यूजियम में ले जाती हैं, जहाँ वो हर महीने एक पवित्र जल यानी हॉली वाटर का रिचुअल करते हैं ताकि उस डॉल के अंदर का शैतान बाहर ना निकल पाए। ये सब एड और लॉरेन एक असेंबली में लोगों को बता रहे होते हैं, और वहीं से मूवी की असली कहानी एक नए परिवार की तरफ शिफ्ट होती है। पेरेंट फैमिली जो कि एक नए घर में शिफ्ट हो रही है। सभी मेंबर्स बहुत खुश होते हैं, कार से उतरते हैं और अपना सामान अंदर ले जा रहे होते हैं। लेकिन उनके घर में जो एक डॉग होता है, वो जैसे ही घर में आते हैं वो अंदर आने से मना कर रहा होता है। उसकी ये पहली बार एक अजीब सी एक्टिविटी थी जिसके कारण वो इंसिस्ट कर रहा था। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो अंदर आ जाए, लेकिन वो अंदर नहीं आता है और फिर वो लोग उसे बाहर छोड़कर ही अंदर चले जाते हैं। उसी रात बच्चे छुपन छुपाई खेलते हैं। उन्हें एक सीक्रेट डोर मिलता है जो बेसमेंट की तरफ खुलता है। इस परिवार में फादर का नाम है रोजर और मदर का नाम है कैरोलिन, और उनके 5 बच्चे होते हैं, नैन्सी, क्रिश्चियन, एंड्रिया, अप्रैल और सिंडी। सभी लोग अपने रूम्स में सो जाते हैं, लेकिन डॉग अभी भी घर के अंदर नहीं आता और बाहर ही बैठा है। सुबह जब कैरोलिन उठती है तो उसके पैर पर एक अजीब सा निशान बना था। वो रोजर से पूछती है कि कैसे हुआ। रोजर कहता है कि मुझे नहीं पता। कैरोलिन उसे इग्नोर कर देती है, सोचती है शायद आयरन डिफिशियंसी की वजह से ऐसा हुआ होगा। दूसरे दिन वो बेसमेंट में जाते हैं जहाँ बहुत सारा पुराना सामान पड़ा होता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो इसको साफ करके यूज़ करेंगे, लेकिन जो उनकी सबसे छोटी बेटी होती है अप्रैल, वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और बहुत तेज चीख मारती है। तब कैरोलिन और रोजर बहुत ही तेज बाहर भाग कर जाते हैं और वो देखते हैं जो कि उनका डॉग है वो मरा पड़ा होता है। ये देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये आखिर क्यों हुआ। अगली रात सभी घड़ियां 3:07 पर रुक जाती हैं। कैरोलिन अपने हस्बैंड रोजर को बताती है, लेकिन वो कहते हैं शायद शिफ्टिंग के झटके की वजह से घड़ियां खराब हो गई होंगी। उसी रात नैन्सी अपने बेड पर सो रही होती है, तभी कोई उसका पैर खींचता है। वो समझाती है कि उसकी बहन क्रिश्चियन मजाक कर रही है और कहती है क्रिश्चियन ऐसा मत करो, मुझे सोने दो। क्रिश्चियन तुरंत जवाब देती है कि मैंने कुछ नहीं किया। और फिर नैन्सी का पैर दोबारा कोई नहीं खींचता और इसलिए वो चुपचाप सो जाती है। नीचे रोजर को आवाज़ आती है जैसे दरवाजा अपने आप खुल रहा हो। जब वो चेक करने जाता है वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो पीछे वाला दरवाज़ा देखता है तो सामने वाला दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वो उसे भी चेक करता है, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी सीढ़ियों के पास एक अजीब सी फीलिंग आती है। रोजर जैसे ही सीढ़ियों के ऊपर जाने लगता है, उसकी बेटी एंड्रिया वहाँ खड़ी होती है और वो कहती है कि पापा, सिंडी मेरे रूम में आके कुछ अजीब हरकतें कर रही है। पहले तो वो नींद में चलती थी, लेकिन इस बार तो और भी ज़्यादा अजीब हरकतें कर रही है। रोजर तुरंत ऊपर जाता है और देखता है कि सिंडी एक पुरानी अलमीरा पर अपना सिर बार बार मार रही है। ये देखकर वो कहता है कि इसे उठाना सही नहीं रहेगा। वो सिंडी के आगे अपना हाथ रख देता है और धीरे से उसे पकड़कर वापस बेड पर सुला देता है। एंड्रिया भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब रोजर अपने काम के लिए जा रहा होता है तो वही जगह पर जहाँ पर उसका डॉग मारा गया था, उसी जगह पर एक कबूतर भी मरा हुआ मिलता है उसे। और उस कबूतर का हाल कुछ ऐसे होता है जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा तड़प कर मरा हो। ये देखकर रोजर को अब एक अजीब सा एहसास होता है कि एक ही जगह पर 2 बार ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। अगला सीन दिखाता है कि 4 बेटियां स्कूल चली जाती हैं और सबसे छोटी बेटी अप्रैल घर पर रह जाती है। कैरोलिन घर के अंदर आती है और देखती है कि अप्रैल अपने कमरे में किसी से बात कर रही होती है। वो तुरंत अंदर जाकर पूछती है, अप्रैल तुम किससे बात कर रही थी? अप्रैल जवाब देती है कि वो रोरी से बात कर रही थी। कैरोलिन हैरान हो जाती है और पूछती है कि रोरी कौन है? अप्रैल कहती है वो एक लड़का है जो हमारे साथ इसी घर में रहता है। ये सुनकर कैरोलिन पूछती है, मैं उसे कैसे देख सकती हूँ? अप्रैल तुरंत एक पुराना खिलौना निकाल कर लाती है और कहती है इस खिलौने के थ्रू आप रोरी को देख सकते हैं। कैरोलिन उस खिलौने में देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। फिर अप्रैल कहती है, मम्मी आप मेरे साथ खेलिए। कैरोलिन पहले मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। अप्रैल रूम में जाकर छुप जाती है और कैरोलिन उसे ढूंढने लगती है। वो कहती है फर्स्ट क्लैप दो, और तभी एक कमरे से क्लैप की आवाज़ आती है। ये वही कमरा होता है जिसमें एक पुरानी अलमीरा रखी होती है। कैरोलिन उस रूम की तरफ जाती है और कहती है लास्ट क्लैप दो, और तभी अलमीरा के अंदर से अपने आप 2 हाथ बाहर आते हैं और क्लैप करते हैं। कैरोलिन उनकी आवाज़ सुनकर वो अलमीरा खोलकर चेक करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पीछे से अप्रैल आ जाती है। तब वो बोलती है कि मम्मी आपने अपनी
आंखों पे बंधी हुई पट्टियाँ खोल दी, अब चीटिंग कर रही है। कैरोलिन शॉक में रह जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि थोड़ी देर पहले एल्मीरा के अंदर क्लैप करने वाला कौन था। उस रात रॉजर बताता है कि उसे कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ेगा। कैरोलिन कहती है अभी जाना जरूरी है। रॉजर कहता है हाँ बहुत जरूरी है। फिर सीन शिफ्ट होकर आता है नैन्सी के रूम पर, जो बेड पर सो रही होती है। तभी कोई उसका पैर खींचता है। पहले वो समझती है कि क्रिश्चियन मजाक कर रही है और कहती है क्रिश्चियन ऐसा मत करो, लेकिन इस बार कोई इसका पैर बहुत जोर से खींचता है। नैन्सी डर जाती है, तुरंत उठकर इधर उधर देखने लगती है। वो बेड के नीचे झुकती है और उसे कुछ दिखाई देता है। घबराकर वो क्रिश्चियन को भी उठाती है और कहती है वो हमें देख रहा है उस तरफ से। क्रिश्चियन उठकर देखती है और कहती है नैन्सी यहाँ कोई नहीं है, लेकिन नैन्सी जिद करती है और कहती है वो दरवाजे के पीछे है, मैं देख रही हूँ, वो वहीं खड़ा है। क्रिश्चियन वहाँ जाती है और जैसे ही पीछे देखती है दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। दोनों बहनें बहुत ही बुरी तरह से चीखने लगती हैं। रोजर और कैरोलिन तुरंत रूम में आते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। दरवाज़ा खोलकर चेक करते हैं लेकिन सब खाली होता है। रोजर नैन्सी के पास बैठता है। नैन्सी रोकर कहती है पापा सच में वहाँ कोई था, उसने मुझसे बात की, उसने कहा कि वो हमारे परिवार को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर रोजर और कैरोलिन थोड़ा शॉक हो जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है एड और लॉरेन पे। एड लॉरेन से कहते हैं कि फादर ने उसे एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है। एड एक्चुअल लॉरेन से थोड़ा झूठ बोल रहा होता है, लेकिन लॉरेन इंसिस्ट करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और फिर वो दोनों तैयार हो जाती हैं। जो वो केस देखने जाते हैं वहाँ पर असल में कुछ भी नहीं होता। उसके बाद दोनों एक असेंबली अटेंड करने की प्लानिंग करते हैं। असेंबली से एक रात पहले कैरोलिन के साथ कुछ अजीब घटना होती है। वो अपने कमरे में काम कर रही होती है, तभी उसे क्लैपिंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो चेक करती है लेकिन सारे बच्चे सो रहे होते हैं। जब वो नीचे स्टेयर्स की तरफ देखती है तो वहाँ लटकी हुई सारी फैमिली पोर्ट्रेट्स नीचे गिर जाती हैं। वो डर कर इधर उधर चेक करती है लेकिन कोई नहीं मिलता। तभी बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। कैरोलिन हिम्मत करके बेसमेंट में जाकर आवाज़ लगाती है कौन है वहाँ, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अचानक पीछे से जोरदार धक्का लगता है और कैरोलिन सीधा बेसमेंट में गिर जाती है। वो चिल्लाती है बचाओ बचाओ, लेकिन आवाज़ कोई नहीं सुनता। तभी एक बॉल अपने आप उसके पास आकर रुक जाती है। कैरोलिन माचिस जलाकर देखने लगती है। तभी उसके कंधे के पीछे से 2 हाथ क्लैप करते हैं। जो कैरोलिन ने माचिस जलाई होती है उसे कोई बुझा देता है, और जिसके कारण कैरोलिन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाने लग जाती है। और अब सीन शिफ्ट होकर जाता है एंड्रिया के रूम पर। सिंडी फिर से अजीब हरकतें कर रही होती है। वो अलमीरा पर जाकर अपना सिर मार रही होती है। एंड्रिया उसके पास जाकर कहती है कि सिंडी तुम मेरे साथ बेड पर सो जाओ। सिंडी मान जाती है और बेड पर सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उठ जाती है। एंड्रिया नोटिस करती है कि अलमीरा का दरवाज़ा अपने आप हिल रहा होता है। वो हिम्मत करके अलमीरा खोलती है। सिंडी ऊपर देखने लगती है, एंड्रिया भी ऊपर देखती है और वहाँ एक एंटिटी बैठी होती है। और जो वो एंटिटी होती है वो तुरंत एंड्रिया के ऊपर छलांग मार देती है, जिसके कारण एंड्रिया बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। रॉजर तभी अपने घर पर आया होता है और वो पहले तो कैरोलिन को बेसमेंट से निकालता है, फिर भाग के ऊपर आता है और एंड्रिया को देखता है। दोनों हस्बैंड वाइफ शॉक में आ जाते हैं। रॉजर चीख कर कहता है ये हो क्या रहा है हमारे साथ इस घर में। तब दिखाया जाता है अगले दिन, जब एड और लॉरेन असेंबली अटेंड करके जा रहे होते हैं। तब कैरोलिन उन्हें रोक कर कहती है प्लीज़ आप हमारे घर आइए, यहाँ बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं। एड और लॉरेन तुरंत मान जाते हैं और उसके साथ घर आने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो घर आते हैं तो पहले रॉजर और कैरोलिन से मिलते हैं, फिर लॉरेन बच्चों से भी मिलती है। एड और लॉरेन पेरेंट हाउस की हर एक्टिविटी को देख रहे होते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये नॉर्मल हॉन्टिंग नहीं है। दरवाजे अपने आप हिल रहे होते हैं। एड नोट करता है कि घर के अंदर अक्सर रोस्टिंग मीट जैसी बदबू आ रही होती है। वो समझता है कि ये एक डीमनिक प्रेजेंस की निशानी हो सकती है। लॉरेन अपनी तरफ से ऑब्जर्व करती है और उनके डाउट्स और पक्के हो जाते हैं। एड रिकॉर्डिंग शुरू करता है। टुडे इज नवंबर 1, 1971। मैं एमिटेबल हाउस में हूँ। लॉरेन अप्रैल से बात कर रही होती है। अप्रैल कहती है मेरा एक दोस्त है रोरी, आप उसे देख सकती हैं इस टॉय के थ्रू। लॉरेन जब ट्राई करती है तो उसे रोरी क्लियरली अपने पीछे नजर आता है। ये देखकर लॉरेन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। लॉरेन घर के बाहर जाती है और वहाँ उसे पास्ट की एक टेरिफाइंग विजन होती है। तो उसे फील होता है कि यहाँ सच में कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। तभी एड भी आ जाता है और वो लोग एक फोटोग्राफी में क्लियरली एक डार्क फिगर कैप्चर कर लेते हैं। लॉरेन कैरोलिन को बताती है कि इस घर में एक बहुत ही बुरा साया है। जब मैं इस घर के अंदर आई थी तभी मैंने उस साए को देख लिया था। आप इस घर को छोड़कर भी जा सकते हो, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, वो साया आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो सब बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं, कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर एक्सोर्सिज्म करनी पड़ेगी। जब एड और लॉरेन उनके घर से वापस आते हैं तो वो उस जगह के बारे में और इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वहाँ पर उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर और भी फैमिलीज पहले आई हैं और वो किसी न किसी तरीके से या तो मारी गई हैं या बुरी तरह से गायब हो गई हैं। जैसे कि जो एक मेड आई थी उसने अपने ही बेटे को मार दिया था, जिसके बाद वो कहाँ पर गई किसी को कुछ नहीं पता लगा। इससे पहले एक औरत जिसका नाम था बैटशेबा, वो यहाँ पर रहती थी और उसका अपने पति से ये कहना था कि उसने शैतान से शादी की है और शैतान को खुश करने के लिए उसने अपने बच्चे का बलिदान दे दिया था। और वो साथ ही साथ उसे ये भी बता रही होती है कि इस फैमिली को बचाना हमारे लिए उतना भी आसान नहीं होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है घड़ी पर बच जाते हैं 3-7 और उनके रेडियो से कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें आने लग जाती हैं। और इस चीज़ से एड और लॉरेन समझ जाते हैं कि उन्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा।
और फिर वो अगले दिन चले जाते हैं पेन एंड फैमिली के घर। अगले दिन एड और लॉरेन के साथ ब्रैड पुलिसमैन और ड्रू कैमरा एक्सपर्ट भी घर आ जाते हैं। वो कैमरा सेटअप करते हैं और हॉली ऑब्जेक्ट्स घर में प्लेस करते हैं। एड समझता है कि जब ये चीज़ें रखी जाती हैं तो स्पिरिट्स प्रोवोक होती हैं, हमें ज़रूर एविडेंस मिलेगा। सब प्रूफ कलेक्ट करने लगते हैं। तभी बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप हिलने लगता है। एड और लॉरेन नीचे चेक करने जाते हैं। लॉरेन को कुछ सेकंड्स के लिए डार्क एनर्जी फील होती है, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो जाता है। एड कहता है जब भी हम ढूंढते हैं कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये चीज़ यहाँ है। अगले दिन सुबह सब लोग नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ काम लगता है। एड, ब्रैड और ड्रू किसी काम से निकल जाते हैं। रॉजर भी अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। घर में सिर्फ लॉरेन और कैरोलिन रह जाती है। तभी मौसम बदल जाता है, तेज़ हवा चलने लगती है। लॉरेन के हाथ की चद्दर अपने आप हवा में उठती है, जैसे कोई सामने खड़ा हो। चद्दर सीधा जाके एक खिड़की से चिपक जाती है। लॉरेन देखती है कि उस खिड़की पर कोई खड़ा है। लॉरेन घबराकर फटाफट कैरोलिन के पास भागकर जाती होती है और वो उससे पूछती है कि तुम ठीक हो क्या हुआ यहाँ। कैरोलिन बस कहती है कि मुझे थोड़ी उल्टी सी लग रही थी, बाकी सब ठीक है। और इस सीन के साथ हमें पता लगता है कि शायद अब उस डीमोनिक प्रेजेंस ने कैरोलिन को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। और फिर उसी रात को टीम फिर से एविडेंस कलेक्ट कर रही होती है। ब्रैड जो पुलिस ऑफिसर कॉफ़ी लेने बाहर जाता है, तभी बाहर जो बेल्स लटके होते हैं वो अपने आप बजने लगते हैं। वो बाहर चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जब वापस अंदर आता है तो देखता है कि एक मेड उसके सामने खड़ी है। और ब्रैड ये सोचने लग जाता है कि जो घर में है उसे उन सब के बारे में पता है, लेकिन ये मेड कहाँ से आई। और मेड उसके ऊपर हमला करने आ रही होती है और वो पूरी तरह से चिल्ला देता है और घबरा कर नीचे गिर जाता है। जब एड और बाकी लोग आते हैं तो वहाँ कोई नहीं मिलता। ब्रैड इंसिस्ट करता है कि मैंने अपनी आंखों से एक हाउसमेड यहाँ पर देखी थी। इतने में ड्रू का सेटअप किया हुआ कैमरा अपने आप एक फ़ोटो क्लिक करता है और वो फ़ोटो कैप्चर करता है सिंडी को, जो सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है, जैसे किसी ने उसे गाइड किया हो। सिंडी नींद में सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है। रॉजर उसे रोकने जाता है, लेकिन एड कहता है नहीं, हमें सबूत चाहिए। सिंडी कमरे के अंदर चली जाती है। ड्रू तुरंत बोलता है कि उसके साथ कोई और भी है। लॉरेन तुरंत अंदर आती है और क्लियरली एक लड़के की आवाज़ सुनती है, लेकिन जब एड, रॉजर और ब्रैड कमरे में जाने की कोशिश करते हैं तो सिंडी वहाँ नहीं होती। लॉरेन यूवी लाइट से सर्च करती है, तभी अलमीरा के पीछे एक टूटी हुई वुडन पैसेज मिलता है। वहाँ से सिंडी को बचाया जाता है। अप्रैल लॉरेन को बताती है, रोरी भी वहीं छुपता है। लॉरेन वहाँ जाकर चेक करती है, उसे एक रस्सी मिलती है जो फंदे की तरह बंधी होती है। जैसे ही वो उस जगह पर खड़ी होती है तभी फ्लोर टूट जाता है और जिसके कारण वो सीधा नीचे जाकर बेसमेंट में गिरती है। और लॉरेन के पास वो टॉय भी पड़ा होता है और उसे एक आवाज़ आ रही होती है। वो टॉय को यूज़ करती है और पीछे देखती है कि एक मेड उसके पास रो रही है और रो कर ये कह रही है कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर लॉरेन को वही लाश दिखती है जो कि उसने उस ट्री पर भी पहले देखी थी, लेकिन इस बार वो उसके तरफ भाग कर आ रही होती है। घबरा कर लॉरेन सीढ़ियाँ चढ़ जाती है। एड उसे संभालता है। तब लॉरेन समझाती है कि कैरोलिन उस आत्मा के कब्जे में है और उसके शरीर पर जो निशान आ रहे हैं वो इसी की वजह से आ रहे हैं। और अब घर के अंदर एकदम कियोस हो जाता है। सारे क्रॉसेस अपने आप घूमकर नीचे गिर जाते हैं और जो वहाँ पर बेल्स और कुछ चीज़ें होती हैं वो अपने आप इधर उधर उड़ने लगती हैं। कैरोलिन का कंट्रोल खत्म हो जाता है। एड और रॉजर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैरोलिन के हाथ अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लॉरेन तुरंत कैरोलिन के बाल काट देती है, जिसके कारण उस टाइम के लिए कैरोलिन किसी तरह से शांत हो जाती है। सुबह एड और लॉरेन घर के बाहर निकलते हैं। तभी लॉरेन को अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है। वो एक ब्रिज पे जाकर देखती है कि उसकी बेटी की परछाई नदी के अंदर दिख रही है। घबराकर लॉरेन फ़ोन करती है और कंफर्म करती है कि उसकी बेटी घर पर सेफ है। तब लॉरेन एड से कहती है कि ये एक वार्निंग है, हमें ये काम ख़त्म करना ही होगा। एड और लॉरेन फादर गॉर्डन के पास जाते हैं। वो उन्हें सब टेप्स, फोटोज़ और रिकॉर्डिंग देते हैं। फादर गॉर्डन कहते हैं एक्सोर्सिज्म के लिए चर्च को 2 दिन लगेंगे। कैरोलिन, क्रिश्चियन और अप्रैल को लेकर गई है। एड तुरंत कहता है हमें तुरंत घर पर पहुंचना होगा। सब घर पहुंचते हैं। कैरोलिन अपनी बेटी को मारने ही वाली होती है, लेकिन रॉजर और ड्रू उसका हाथ पकड़कर रोक लेते हैं। ब्रैड, एड और लॉरेन भी आ जाते हैं। कैरोलिन को बाहर ले जाने की कोशिश होती है, लेकिन जैसे ही उसे वो बाहर की तरफ खींच रहे होते हैं तब जो उसके शरीर की स्किन होती है वो अपने आप जलने लग जाती है। लॉरेन समझ जाती है कि आत्मा उसे बाहर नहीं जाने देगी, हमें यही एक्सोर्सिज्म करना होगा। कैरोलिन को चेयर से बांधकर एक्सोर्सिज्म शुरू होता है और डीमन पूरी तरह से अपना कंट्रोल हो रहा होता है। बहुत ही बुरी तरह से चीखता है और वो चेयर हवा में लेविटेट होने लग जाती है। घर के ऊपर बहुत ही सारे कुएं घूमने लग जाते हैं। रॉजर चीख कर कहता है कि एड बस करो, लेकिन लॉरेन समझाती है कि ये उसकी रूह के लिए लड़ाई है, ये रुक नहीं सकती। आत्मा और वायलेंट हो जाती है। कैरोलिन की बॉडी लाल पड़ जाती है, कपड़ा फट जाता है और जो चेयर हवा में लेविटेट थी अब वो उल्टी लटक जाती है। एड एक्सोर्सिज्म कंटिन्यू करता है और जब डीमन फाइनली बोलता है कैरोलिन अब नहीं रही, अब सिर्फ मैं हूँ, तो सबको लगता है कैरोलिन अब खत्म हो गई। इतने में ड्रू अप्रैल को ढूंढ निकालता है। कैरोलिन जो अब पूरी तरह से पोजेस्ड है वो अप्रैल को मारने भागती है। सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। लॉरेन कैरोलिन का सर पकड़कर उसे रोककर उसके फैमिली की याद दिला रही होती है।
याद करो तुमने मुझे अपनी फ़ोटो दिखाई थी, तुम्हारा परिवार, तुम सब कितने खुश थे, तुम उन सबको नहीं मार सकती। तभी एड भी पीछे से आ जाता है और वो उस डीमन पोजेशन का असली नाम लेता है। ईश्वर की ताकत से मैं तुम्हें नर्क में जाने का हुक्म देता हूँ। बैटशिबा, और वो उसे कहते हैं मैं भगवान की शक्ति से तुझे नरक में भेजने का हुक्म देता हूँ। डीमन अपना असली चेहरा दिखाता है और वो बुरी तरह से चिल्लाती है और फिर कैरोलिन अपनी बॉडी से वो एंटिटी निकाल देती है। उसके अंदर से ब्लैक वॉमेंट निकलती है और डीमन का कंट्रोल खत्म हो जाता है। सुबह होते ही कैरोलिन अपने परिवार के साथ सेफ होती है, उसके शरीर के निशान भी खत्म हो जाते हैं। पेरेंट फैमिली गले मिलकर रो पड़ती है। एड और लोरेन घर लौट जाते हैं। एड वो कर्स्ड टॉय अपने ओकल्ट म्यूजियम में रख लेते हैं, जहां उन्होंने पहले से ही सारी हॉन्टिंग चीज़ें जमा की होती हैं। फादर गॉर्डन फ़ोन करके एड और लोरेन को एक नए केस के लिए बुलाते हैं। लोरेन मुस्कुराती है और कहती है लेट्स गो, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2013 में। इस मूवी के डायरेक्टर हैं जेम्स वैन। इसका बजट था $20 मिलियन और वहीं पर इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी $320 मिलियन। और ये फिल्म एक रियल इंसिडेंट के ऊपर आधारित है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जियो जिंदगी।